चिंतित है। प्रधानमंत्री जी ने जब कुछ सीमित संख्या में संपादकों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि मेरी सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे हम इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार रहे। क्या कारण है कि ये छवि लोगों के मन में पड़ी? ये जो 2G की कहानी है अपने आप में समाप्त नहीं हो रही, और न समाप्त होने के पीछे भी कारण यही है कि एक स्वभाव बन गया है कि किसी प्रकार से सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। हम क्यों दोष दे रहे हैं बाबा रामदेव पे या श्री अन्ना हजारे पे? जब वो आंदोलन कर रहे थे श्री अन्ना हजारे, तो यह कहा जा रहा था यह गैर संवैधानिक है, संविधान के अनुकूल तो हर कुछ संसद में होना चाहिए। आज केंद्र में जो हुआ, उसके बाद गोवा में जो कल हुआ, जो संसदीय व्यवस्था है कि कोई सीएजी की रिपोर्ट आएगी, कोई सरकारी रिपोर्ट आएगी, वो पीएसी में जाएगी, एक प्रकार से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब इस सरकार के लिए एक तकलीफ का साधन बन गई है। पीएसीज हैव बिकम एन इनकन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट। और जो अपेक्षा थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज देश भर में सरकारी खजाने का प्रयोग कैसे होता है इसकी जांच करके सही निष्कर्ष सदन के सामने रखेंगे, इसलिए एक प्रकार से पीएसी की संस्था के ऊपर एक आक्रमण हो रहा। संसदीय व्यवस्था पे हम ये कर दें, इसके कितने उदाहरण हैं। मुझे याद है कि जब बोफोर्स का कांड हुआ था तो श्री शंकरानंद के नेतृत्व में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। उस जेपीसी ने यह कह दिया कि यह कोई कमीशन या किकबैक नहीं था, यह वाइंडिंग अप चार्जेस थे। आप भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पूरी संसदीय व्यवस्था का दुरुपयोग करें। जितना कुछ, हालांकि गलत कहा है तो दिल्ली पुलिस ने कहा है, हमारे सांसदों पे मुकदमा नहीं चल सकता था, लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने कहा वो तो संसदीय कमेटी ने भी नहीं कहा था। संसदीय कमेटी ने कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भ्रष्टाचार के माध्यम से जीता गया है, इसका संकेत तक नहीं दिया था। पीएसीज की एक के बाद एक केंद्र में, प्रांतों में अगर परिस्थिति ये करेंगे तो क्या अपेक्षा है कि लोग फिर हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे रहेंगे? आप सीबीआई को एक प्रकार से राजनीतिक तंत्र के रूप में, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करें। इन सब कारणों की वजह से आज का जो पॉलिटिकल एजेंडा बना है पिछले एक वर्ष से, यह पॉलिटिकल एजेंडा एक प्रकार से आपको जनता ने स्वयं अपने एजेंडा को तय कर लिया। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, राजनीतिक दलों के पास ताकत थी। जयप्रकाश जी का आंदोलन चला, मैंने उसमें भाग लिया था, उसके पीछे भी जो ताकत थी उसमें भी राजनीतिक दलों की बड़ी ताकत थी। लेकिन ये जो आंदोलन चले हैं, इनके पीछे राजनीतिक दलों की ताकत इतनी नहीं थी। राजनीतिक कार्यकर्ता कुछ जाते होंगे, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाते होंगे, लेकिन सच में आप दोपहर को तय करो और शाम को दूसरे स्थान पर 50,000 आदमी इकट्ठा हो जाए और देश में कई स्थानों पर हो जाए, यह इस बात का संकेत है कि इस देश का नया राजनीतिक एजेंडा इस देश की जनता अब तय कर रही है। और इसलिए भ्रष्टाचार के विरोध, एक करप्शन फ्री गवर्नेंस के लिए विभिन्न संस्थाओं की एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बनाने के लिए, ये इस यात्रा के पीछे मुद्दे हैं। और इन मुद्दों के साथ जितने हमारे प्रभारी आए हैं उनको याद रहे, इसका संकेत केवल ये 2G या कैश फॉर वोट्स नहीं होगा। फॉरेन अकाउंट्स, विदेशों में खातों में पड़ा हुआ पैसा,
इसको लेकर पिछले 2-3 वर्षों से पार्टी आंदोलन कर रही है देश भर में। मैं मानता हूं कि इस देश में चुनाव सुधार जिस मात्रा में होने चाहिए थे नहीं हुए। आज भी एक बहुत बड़ी चिंता भारत के लोकतंत्र की है कि राजनीति में ताकत, सबसे अधिक ताकत किसी में होती है, शक्ति होती है, तो वो संसद में होती है, दलों में होती है, सरकारों में होती है। लेकिन समाज में जो अच्छे लोग चुन के आने चाहिए, अभी उस प्रयास में हम सब सफल नहीं हुए राजनीतिक लोग। द बेस्ट आर नॉट एंटरिंग पब्लिक लाइफ। इसलिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया, चुनावों में धन का प्रयोग, 1-2 चीजें अच्छी हुई चुनावों में, प्रचार सामग्री में साधन जुटाना वो कम हो गया। बूथ कैप्चरिंग की जो एक परंपरा बनी थी इस देश में, वो अपने आप में कम हो गई, लगभग समाप्त हो गई। लेकिन आज भी धन का प्रयोग बहुत अधिक है। कई बार वो दिखता नहीं है, तले के नीचे है, बिलो द सरफेस है। और इसलिए ये सारे विषय इस प्रकार के हैं कि इन सब पे चर्चा और इस पे एक जन जागरूकता इसके स्पष्ट रूप से सामने आए। और केवल कोई लोकपाल का कानून पारित हो जाएगा, उससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं। हमारे देश में न्यायिक सुधार, कोई भ्रष्टाचार करता है तो महीनों के अंदर उसको सजा होनी चाहिए, उसकी जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था की यह स्थिति है कि शीघ्र से शीघ्र उसमें न्याय मिल सकता है? क्या हमारी जांच एजेंसियों की यह स्थिति है कि वो राजनीतिक दबाव में आए बगैर इस प्रकार के निर्णय करती हैं? अगर यह परिस्थिति नहीं है तो निश्चित रूप से कभी तो इसके संबंध में चर्चा हो और आरंभ करके, इसके 2 लाभ हैं। जनमत इस विषयों पे ऊपर संगठित हो और इन्हीं विषयों में से हमारी अपनी पार्टी का एजेंडा भी कार्यकर्ता तक पहुंचता है, आम जनता तक पहुंचता है। और जो जनता की इन विषयों में सोच है, जो आज की तारीख में हमसे पीछे नहीं है, हमसे 2 कदम आगे है, हम भी उसके समीप पहुंचने का एक प्रयास करते हैं। अब जब ये विषय आएंगे, इसके साथ साथ इस देश में सुशासन का विषय भी है। और सुशासन के विषय पे अभी भी बहुत सुधारों की आवश्यकता है, बहुत सोच की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि सरकार के संबंध में विशेष रूप से देश की अर्थव्यवस्था के संचालन की दृष्टि से आज हम बहुत बड़ी कठिनाई के सामने खड़े हैं। आपने पढ़ा होगा, कल के अखबार में था कि हमारे देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, कृषि का क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, और सबसे बड़ा जो विभाग है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो सर्विसेज सेक्टर है, उसमें भी धीमापन आया है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। हमेशा कल्पना यह रहती थी कि जब धीमापन अर्थव्यवस्था में आता है तो कीमतें नीचे जाती हैं, और उसके पीछे कारण यह है आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ती है, इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है, लोगों की आमदनी कम होती है, कुछ लोग नौकरी से बाहर हो जाते हैं, उद्योग बंद हो जाते हैं, दुकान पे ग्राहक नहीं आता, हर नागरिक की, गृहिणी के जेब में या बटुए में पैसा कम होता है, खरीदारी कम होती है और कीमतें नीचे आ जाती हैं। ये बहुत कम उदाहरण है इतिहास में कि धीमापन भी आ रहा है और कीमतें भी बढ़ रही हैं। उन्नीस 1964 में
ब्रिटेन में ये हुआ था, और वहां की डिबेट में वहां के एक सांसद थे इयन मैक्लॉयड, तो उन्होंने अपने भाषण में यह चर्चा की थी स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। इन दोनों का मेल नहीं, लेकिन हमारे यहां हो गया। यही स्थिति हमारे देश में है, और जिससे एक नई आर्थिक शब्दावली का प्रयोग हुआ था, स्टैगफ्लेशन। ये उस व्यक्ति ने किया था सन 64 में। आज ये परिस्थिति कि कीमतें बढ़ रही हैं और आर्थिक गतिविधि अपने आप में कमजोर पड़ रही है। अब ये सारे, और इसके लिए जो आपको कदम उठाने हैं वो हम लोग कदम नहीं उठा पा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना देश में, उसमें धीमापन आया है। अगर एनडीए सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से करना है, इसका एजेंडा उसने देश के सामने रखा था, और आरंभ जो हुआ वो अच्छा आरंभ था, लेकिन यहां प्राथमिकताओं में नहीं आया। आज कई ऐसे विषय हैं सुशासन को लेकर जो अपने आप में बहुत चिंताओं के विषय हैं। इसलिए माननीय आडवाणी जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो यात्रा आरंभ हो रही है, मैं इस यात्रा का स्वरूप देखता हूं, आरंभ होने के बाद पूरे देश में जाएगी। संगठनात्मक गतिविधि भी है। स्वाभाविक है कि इससे एक लाभ होता है कि जहां जहां जाएगी वहां संगठन बहुत सक्रिय होगा, बड़े कार्यक्रम होंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी इसकी वजह से खूब बढ़ेगी। यह हमारे संगठन को लाभ है। लेकिन इस देश का राजनीतिक एजेंडा तय करना है, राजनीतिक बहस और चर्चा के विषय तय करने हैं, यह भी उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की दृष्टि से मैं मानता हूं कि आप मीडिया सेल के जो प्रभारी हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप सबकी है। मीडिया की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी? मोबाइल मीडिया वैन्स रहेंगी, वहां पत्रकार पहुंच पाएं, उनको पहुंचाने की क्या सुविधा होगी, बिठाने की क्या सुविधा होगी, ये सब लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, आपने चर्चा करनी है। लेकिन इसके राजनीतिक बहस के जो मुद्दे हैं, जिन स्थानों पर, जिन प्रांतों पे जाएगी, एक दिन पूर्व अगर उसका नोट पहुंच जाए कि यहां के स्थानीय विषय ये हैं, उससे लोगों के साथ जुड़ने में अपने आप को लाभ रहता है। मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार का आयोजन, जिसकी अनंत जी ने और उनकी टीम ने बहुत मेटिकुलस डिटेल्स बनाई हैं, इसके पीछे आयोजकों का और जो कार्यकर्ता उसमें भाग लेते हैं और हर स्थान पर जो उसमें भाग लेते हैं, उनका अनुशासन, जो विषय तय हुए, जो मुद्दे तय हुए, जो नारे तय हुए, अपने आप को वहां तक सीमित रखना। उसके अतिरिक्त एक अनुशासन इसमें, और स्वाभाविक है अनुशासन चाहिए भी। कल हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसे विवाद हों जिसमें कि कोई अनधिकृत चीज बोल रहा है, विषय यात्रा के ये चल रहे हैं और मैं भाषण किसी और विषयों पे कर रहा हूं। ये मेरी निजी राय थी, इसमें कोई निजी राय नहीं, ये संगठन की गतिविधि है। जो एजेंडा तय है उसी एजेंडा के मुताबिक चलना है। जो पैम्फलेट या पोस्टर या बैनर या नारे अपने जो तय हैं वो लगाने हैं। जो लोग कार्यक्रमों में वहां बोलेंगे, कई बार बहुत बड़ी सभा है, यात्रा पहुंचने से पहले कई स्थानीय वक्ता बोलेंगे, एक एक शब्द क्या बोलते हैं ये कई बार हम लोग भूल कर जाते हैं। मुझे मालूम नहीं था ये व्यक्ति क्या बोलेगा, मैंने तो बहुत इनोसेंटली उसको अलाउ कर दिया विश्वास करके, और वो कुछ और बोल रहा है।
अनावश्यक विवाद इन्हीं घटनाओं की वजह से बनते हैं। और इसलिए मैंने कहा, मैंने कोई इस दृष्टि से नहीं कि हमारी पार्टी का और हमारे यहां जो राज्यों में भी मीडिया के मित्र आते हैं कवर करने के लिए, वो अपना काम करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन हमें एक अनुशासन के साथ जो विषय तय हुए हैं और जिस एजेंडा को हम लोगों ने करना है, केवल उस एजेंडा की दृष्टि से हम लोग विषय सामने रखें। और 40 दिन अगर यात्रा 38-39 दिन चलती है तो ये सारे विषय सामने आएंगे, तो देश में विभिन्न स्थानों के ऊपर स्वाभाविक रूप से इसका प्रचार भी होगा, जनता तक चर्चा भी पहुंचेगी। कई बार ऐसा होता है कि इस पूरी अवधि काल में कई घटनाएं ऐसी होती हैं देश भर में, उस पर टिप्पणी करना भी आवश्यक रहता है। जो लोग फील्ड में हैं उनके लिए मीडिया के साधनों तक पहुंचना, आजकल तो वैसे साधन हैं जिसके माध्यम से पहुंच सकते हैं, कई बार कठिनाई भी रहती है। इसलिए जानकारियां रहें। रोज सुबह आरंभ में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी, हर रोज जहां पर हॉल्टिंग पॉइंट होगा, उसके स्टेटमेंट्स, उसके लिए इनपुट्स, उसको तैयार करने की सुविधा, ये सारा वहां के स्थानीय मीडिया सेल्स को करना पड़ेगा। और इसलिए ये हमारा कार्यक्रम है और इसकी तैयारी की दृष्टि से जो जो विषय माननीय अडवाणी जी और उनके अन्य सहयोगी उठा सकते हैं, उसका फीडबैक वहां देना, उसको तैयार करने की सुविधा देना, मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं, इसकी तैयारी करना। और फिर मीडिया वालों का अपना अधिकार है, उसमें से कितना छापते हैं, अन्य चीज़ें कितनी लिखते छापते हैं, वो उनका अपना अधिकार है। ये जनता तक पहुंचना, जिनका वो काम में करेंगे। आप अपने एजेंडा के साथ बंधे रहो, सिंगल माइंडेड फोकस के साथ जितने गवर्नेंस के और अन्य विषय स्वच्छ राजनीति के हमारे हैं, उस अभियान के साथ जुड़े रहो। आप अपनी बात कहते रहो, किसी को जितनी लेनी है उतना लेंगे, लेकिन अपने फोकस से डीफोकस होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मैंने बीच में कहा संकेत में, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि हमारे क्षेत्रों में जहां जहां निकले, ये जो मैंने एक डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल फंक्शन की बात की है, इसलिए उससे अलग, उससे डिविएशन ना हो। कई बार उससे डिविएशन होती है तो फिर इशू डाइवर्ट होने की भी संभावना अधिक रहती है। इसको हम लोग मद्देनजर रखें और निश्चित रूप से यात्रा को आप लोग सफल बनाएंगे। बहुत, आज 7 तारीख है, 4 दिन के बाद आरंभ होनी है। बाकी जानकारियां आपको आनंद कुमार जी दे चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।